इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के ऊपर और टीआरई 2.0 की प्रक्रिया जो है हम कह सकते हैं कि निबंधन, भुगतान और उसके बाद आपके आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, एक एक बात की चर्चा करेंगे। खास करके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार रखना है। अगर उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट की कमी है आपके पास तो निश्चित तौर पे अभी समय है और अपना डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन यानी कि निबंधन जिसे आप कहेंगे, और उसके बाद आपका भुगतान होगा और कल से यानी कि 10 तारीख से आपके आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी मैं 2-3 दिनों से जो निबंधन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं उसको एक्सपोज करूंगा, उसे बताऊंगा ताकि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे वो गलतियां ना हो। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बिना देर किए हुए अपनी एक एक बात आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीटेट पेपर 2 जिनके पास है वही आवेदन कर पाएंगे 6 to 8 के लिए। फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जिनके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट है, तो एस्टेट पेपर 1 यदि आपके पास है तो फिर आप 9-10 के लिए, और एस्टेट पेपर 2 अगर आपके पास है तो 11-12 के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात की ज़रूरत होगी जिसका नंबर्स, उसके बाद उसको आप अपलोड भी करेंगे, यानी कि उसे अपलोड भी करना है उन कागजातों को, क्योंकि वे सारे कागजात मैं बताने वाला हूं जिसमें से कुछ जो है रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको लग जाएंगे, अपलोड भी करने होंगे, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जो रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं लगेंगे, वो आपको आवेदन करते वक्त देने होंगे। अब कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जो आपको बिल्कुल कहेंगे कि हम कि कंफ्यूज वहां आप हो जाएंगे कि इसमें क्या भरना चाहिए। तो उन सारे चीज़ों को हम बताएंगे। जैसा कि आप अगर यहाँ देखिएगा तो एक ये वाला ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आइए हम एक एक पॉइंट आपको बताते हैं और बहुत ही अच्छे सलीक तरीके से। सबसे पहले यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा या रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे, तो इस प्रोसेस को निश्चित तौर पे आप फॉलो किए होंगे, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो निश्चित तौर पे इसको बारीकी से देखेंगे। तो उनको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है अपना आधार कार्ड ले जाना है, क्योंकि वहाँ आपको अपना आधार कार्ड जो नंबर है जो 12 डिजिट का होगा तो वो आपको डालना होगा, और साथ ही साथ आधार कार्ड जो है उसका दोनों साइड का एक साइड में मतलब एक फ़ोटो बना के वो आपको अपलोड करना है। तो आधार कार्ड हो गया। फिर जो है आपको रेसिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि आपका आवासीय होना चाहिए। अब जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विवाहित महिला हैं उनको जो है पिता के पता से, यानी कि पिता का घर जहाँ से है वहाँ से ही आवासीय बनवाना है। ठीक है, तभी उनको आरक्षण मिल पाएगा। अदरवाइज पूरे कह सकते हैं कि अदर स्टेट वाले भी लोग भर रहे हैं तो वो अपने पति के घर से भी देंगे, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए उन्हें हर हाल में अपने पिता के घर से देना है। चूँकि आरक्षण जो है बिहार के स्टूडेंट को ही मिलेगा, इसलिए जो भी पुरुष महिला बिहारी हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा, तो उन्हें पिता के नाम से बनवाना है। तो एक दूसरा आपका हो गया रेसिडेंशियल यानी आवासीय। तीसरा जो है आप अगर ओबीसी में आते हैं, एनसीएल है आपके पास, या आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो भी आपको वो डॉक्यूमेंट रखना है अपने पास और वो भी आपको अपलोड करना होगा, और प्लस में उसका जो नंबर है और कब ये सर्टिफिकेट जारी किया गया आपको, इसका भी जानकारी आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन या निबंधन के वक्त ही देना होगा। तीसरा पॉइंट है कि सीटेट सर्टिफिकेट। ठीक है, सीटेट सर्टिफिकेट आप देखिएगा, बड़े बारीकी से देखिएगा इस वीडियो को। सीटेट सर्टिफिकेट में क्या है कि सीटेट के सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट नंबर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर जब आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा ना, तो वहाँ पर आप NA लिख सकते हैं, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हमारे पास नहीं है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। क्योंकि पिछले बार अतुल प्रसाद सर बताए हुए थे कि जो भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो मांगा जा रहा है, तो उसमें आप NA लिख सकते हैं। तो ये सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया, और साथ ही साथ सीटेट का सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही अपलोड भी करना होगा, और सीटेट का सर्टिफिकेट इशू कब हुआ वो नीचे में लिखा हुआ वो भी आपको मेंशन करना होगा। अब बात आती है एस्टेट सर्टिफिकेट की। तो एस्टेट सर्टिफिकेट
की जो बात आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एस्टेट सर्टिफिकेट में आपसे जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, तो उसमें देखिए, उसमें ओरिजिनल तो आप लोगों के पास आया नहीं है, तो उसके सबसे टॉप में देखिएगा तो वहाँ आपको BSEB यूनिक आईडी मिल जाएगा। तो सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आपको यही चीज़ें मेंशन करनी है। इशू डेट भी आपको उस वेब कॉपी में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो वहाँ जो है आपको 3 अक्टूबर लिखना है। 3 अक्टूबर 2023 आपको सर्टिफिकेट इशू डेट में भर देना है। बड़े ही बारीकी से समझा रहा हूँ, आई होप कि आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। वहीं सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर मैंने आपको बताया कि ना लिखना है, क्योंकि सीटेट सर्टिफिकेट नंबर आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ रोल नंबर अपना आप डाल दीजिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर आपको ना लिख देना है। फिर जो है एस्टेट एग्जेम्पशन वाला ऑप्शन मैं आपको अब क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि वहां जो आप भरिएगा तो सीटेट यानी कि 6 to 8 के लिए तो आराम से आप सीटेट पेपर 2 वाला ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक वाले कॉलम में आप आइएगा, वहाँ एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 वाले में 3 ऑप्शंस दोनों में आपको अलग अलग मिलेंगे, जिसमें 4 ईयर एग्जाम्शन विद एस्टेट सर्टिफिकेट, 10 ईयर एग्जाम्शन विद एस्टेट सर्टिफिकेट और एक ऑप्शन है अन्य वाला। आपको उसमें कौन सा ऑप्शन चुनना है। तो ये चीज़ें हैं, देखिए यही 3-4 चीज़ें हैं जो पूरे निबंधन करते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आई होप कि मैंने आपको ये वाला इशू डेट, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर वाला कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। अब जो है एस्टेट एग्जाम्शन वाला ऑप्शन मैं आपका दूर करता हूं, जो कन्फ्यूज़न आपको रहने वाला है, और फिर जो है आवेदन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी चीज़ मैं बताऊँगा आपको। यहाँ आइएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सीटेट पेपर 2 देख रहे हैं आप यहाँ ऊपर में, और बीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए, तो इसमें तो आप डायरेक्ट जो है इस बॉक्स में आप क्लिक करके टिक कर लेंगे। लेकिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक वाले में यहाँ आप टिक करेंगे और यहाँ आप टिक कर लेंगे। लेकिन इधर जो 3 ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है ऊपर भी और नीचे भी, इसमें जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता 4 ईयर एज एग्जाम्शन है। चूँकि एज एग्जाम्शन उन लोगों के लिए था, जैसे मान लीजिए कि 2019 में जो एस्टेट हुई थी तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, जो एग्ज़ाम डायरेक्ट जो है 23 में ली गई, यानी कि 19 और 4 23, ठीक है। तो 19 और 4 23 हो जाता है, इसलिए 4 ईयर का एग्जाम्शन उन लोगों को दिया गया जो 2023 के एस्टेट एग्ज़ाम में उनका एज एक्सपायर हो रहा था, तो उनको वो छूट दी गई थी। तो खास सब्जेक्ट में और खास लोगों को जो छूट दी गई थी उन्हीं के लिए ये ऑप्शन है। और फिर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 10 ईयर एग्जाम्शन वाला है, तो कुछ ऐसे भी विषय थे जिसका एग्ज़ाम जो है ना 19 में हुआ, डायरेक्ट जो है 23 में हुआ, और उसका एग्ज़ाम इससे पहले जो है इससे पहले आपको 2011 में हुई थी। तो यानी कि 10 ईयर 12 ईयर का फासला हो गया था किसी खास सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने में, एस्टेट का होने में, इसलिए यहाँ 10 ईयर का, और जहाँ 4 ईयर का डिफरेंस हो गया था किसी खास सब्जेक्ट के होने में, तो वहाँ जो है आपको 4 ईयर का एग्जाम्शन। तो ये आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्शन वाला जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए है जो एग्जाम्शन लेना चाह रहे हैं या एग्जाम्शन लेके एस्टेट में बैठे हैं, तभी वो एलिजिबल हो पाए हैं, अन्यथा वो बाहर हो जाते। तो ऐसे लोग एग्जाम्शन वाले में मारेंगे। बाकी बात जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, अंडर एज हैं, उनका एज ओवर नहीं हुआ है, तो आई थिंक कि उन्हें जो है अन्य वाले ऑप्शन में मारना चाहिए, और मैंने बहुतों को मारते हुए भी देखा है। तो आप भी जो है इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मान लीजिए कि किन्हीं के द्वारा जो है 4 ईयर एग्जाम्शन वाला ऑप्शन में टिक लग गया, किन्हीं का जो है 10 ईयर एग्जाम्शन में टिक लग गया, तो क्या उनका फॉर्म जो है गलत भरा गया? तो बिल्कुल भी नहीं। आप ऑलरेडी जो हैं अंडर एज हैं और उसमें आपका लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ है कि बिहार एस्टेट पेपर 1 आपके पास उपलब्ध है, आपने यहाँ टिक किया। इधर जो है आपने अगर कहीं भी लगा दिया है अपने विषय को देखते हुए, सिर्फ अपना विषय आपको देखना है, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस आप देख सकते हैं कि नंबर 1 में है, फिर पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन वगैरह नंबर 2 में है, और नंबर 3 में है ये अन्य वाला। तो आप अगर कहीं भी लगा दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अन्य वाले में, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अन्य वाले में लगावें। और अगर आवेदन कर भी दिया है और आपसे मिस्टेक बस कहीं भी लग गया है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, यहाँ से आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो आई होप कि यह कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा, और वही चीज़ें जो हैं पेपर 2 एस्टेट पेपर 2 में भी देखना है।
अब जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे बच जाते हैं कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट की चर्चा मैंने आपके साथ की। अब जो है आप जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, आवेदन करने जाएंगे, जो कि कल से शुरू होगा, और इससे पहले 14 तक आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर लेना है, क्योंकि 14 के बाद आपको लेट फाइन लगेगा 17 तक। ठीक है, तो 10 से जैसे ही आप आवेदन करने जाएंगे उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट सबको लगेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट 6 to 8 के लिए और 9-10 के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का आप मार्कशीट सर्टिफिकेट अपने पास रख लेंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट रख लेंगे अगर आप 6 to 8 या 9-10 के लिए भर रहे हैं। अब स्पेशल है उन लोगों के लिए जो 11-12 का अप्लाई करेंगे, यानी कि +2 के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्हें पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रख लेना है। तो पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो अभ्यर्थी ले जाएंगे जिनके पास एस्टेट पेपर 2 है और पीजी किए हुए हैं उस खास विषय में जिसके लिए वे अप्लाई करने जा रहे हैं। तीसरा जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्रेनिंग मार्कशीट और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अगर डीएलएड किया है तो डीएलएड का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, क्योंकि डीएलएड वाले भी 6 to 8 में एलिजिबल हैं, तो डीएलएड वाले भी जाएंगे भरने। तो डीएलएड या बीएड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो आप ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर आपका लगेगा, और फोटो जो है आपका वो लाइव वाला लगेगा। वहाँ आपको खुद जो कैंडिडेट हैं उन्हें खुद जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, जहाँ भी आप कैफ़े वगैरह में भरेंगे, वहाँ आपको खुद अवेलेबल होना है। ऐसा नहीं है कि भाई चाचा कोई जाके भर देंगे, आपको खुद वहाँ जाना है, क्योंकि आपका लाइव फोटो वहाँ लगता है। नीचे लिखा हुआ है कि उपरोक्त वर्णित सभी पेपर ओरिजिनल या फोटो कॉपी लेकर आना होगा। मोबाइल या पेन ड्राइव से काम नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट का साइज जो है बड़ा होने की स्थिति में A4 साइज में फोटो कॉपी करा कर ही आवें। ये क्यों लिखी हुई है बात, इस बात को आप समझिए, क्योंकि जैसे LNMU का मैंने देखा है कि बीएड का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का बहुत सारे बच्चों का सर्टिफिकेट जो है बहुत बड़े साइज में है। बहुत बड़े साइज कहने का मतलब कि उनका जो है डॉक्यूमेंट स्कैनर जो मशीन होता है उसमें आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप उसका फ़ोटो ले लेंगे, जो बढ़िया सा स्कैनर वगैरह मोबाइल में आता है, तो उससे आप जो है कह रहा है कि उसका फ़ोटो ले लेंगे A4 साइज़ में, और फोटो कॉपी को ही आप स्कैन करके वहाँ अपलोड कर देंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरने में दे रहे हैं वो चालू होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, और तब तक होना चाहिए जब तक आपको नियुक्ति वगैरह सब कुछ नहीं मिल जाए। तीसरा चीज़ है कि फॉर्म भरने के बाद जो है आप जो है उसको आधार से लिंक अगर नहीं हुआ है अभी तक, तो मोबाइल नंबर अपना आधार से लिंक भी करवा लेंगे, क्योंकि जब आपका डीवी होगा तो उस वक्त जो है OTP वगैरह आपके उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर से आपका आधार लिंक है। तो आई होप कि यह इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो या तो अपना रजिस्ट्रेशन भुगतान कर दिए हैं या करने वाले हैं, क्योंकि लगभग लोग जो हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करना शुरू कर दिए हैं, और आवेदन का डेट जो है कल से शुरू होगा। तो कल से आप आवेदन करेंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप आवेदन करेंगे। तो आई होप कि सारी जानकारी मैंने आपको अच्छे से दिया, और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।